नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कुसुम राउत। बुलेटिन की शुरुआत सियासी गलियारों की खबरों के साथ करेंगे। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को केरल के वायनाड सीट से नामांकन दाखिल किया है। वायनाड के साथ ही राहुल ने अमेठी से भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 2 सीटों से चुनाव लड़ने की वजह से राहुल जो है विरोधियों के निशाने पर हैं। विरोधी उन्हें अमेठी का भगोड़ा करार देने में जुट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को जब केरल के वायनाड सीट से नामांकन दाखिल किया तो इस नामांकन के साथ ही एक बार फिर देश में राजनीति गर्मा गई और सियासी विरोधी राहुल के 2 जगहों से चुनाव लड़ने को चुनावी मुद्दा बनाने लगे। हालांकि इन सब के बीच राहुल गांधी ने वायनाड से चुनाव लड़ने की वजह बताने में देरी नहीं की। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी आरएसएस काम कर रहे हैं, देश के काफी लोगों को लग रहा है कि उनके कल्चर पे, उनकी भाषा पे, उनकी हिस्ट्री पे आक्रमण हो रहा है। तो इसलिए मैं मैसेज देना चाहता था कि मैं नॉर्थ से भी लड़ूंगा और साउथ से भी लड़ूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष ये जरूर कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से लड़ने के लिए उत्तर के साथ दक्षिण भारत की सीट से लड़ना जरूरी है, लेकिन बीजेपी उन्हें भगोड़ा करार दे रही है। साथ ही वायनाड की जनता को राहुल से आगाह भी कर रही है। आप सब जानते हैं कि वे अमेठी से सांसद थे। उन्हें मालूम है कि अयोध्या में हार निश्चित है, इसलिए भाग करके केरला गए। जो पॉलिटिकल सीजन और पॉलिटिकल रीजन देखकर जनेऊ धारण करते हैं, वो आज वायनाड में क्या बतलाएंगे वहां की जनता को। वायनाड की जनता को तो मैं सचेत करना चाहती हूँ कि अगर सांसद के रूप में राहुल गांधी की क्षमता को देखना है तो आकर कभी अमेठी की बदहाली देखिए। राहुल गांधी पर एक तरफ बीजेपी निशाना साध रही है तो दूसरी तरफ लेफ्ट राहुल के केरल आने से नाराज है। हालांकि राहुल ने साफ कर दिया कि वो लेफ्ट के खिलाफ हमले नहीं करेंगे। I understand that the CPM has to attack me. I understand that they have to fight me. But I am not going to say a word against the CPM. I'm here to send a message of unity. I'm here to send a message that South India is important. राहुल के 2 जगहों से लड़ने पर राजनीति जरूर हो रही है, लेकिन इतिहास और तथ्यों की बात करें तो दक्षिण भारत की ओर गांधी परिवार के रुख करने से कांग्रेस पार्टी को काफी फायदा हुआ है। 1978 में इंदिरा गांधी ने कर्नाटक की चिकमंगलूर लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी, जिसके बाद 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कर्नाटक की सभी 27 सीटें जीत ली थी। 1999 में सोनिया गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी सीट पर जीत का परचम लहराया और 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कर्नाटक की 28 में से 18 सीटों पर कब्जा जमा लिया था। और इसी इतिहास और तथ्य के सहारे कांग्रेस पार्टी राहुल को वायनाड से लड़वाकर 1980 और 1999 वाले करिश्मे की उम्मीद कर रही है। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी को हार का डर सता रहा है, इसलिए वो अमेठी के साथ सेफ सीट वायनाड से किस्मत आजमा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सियासत में मुद्दे कभी नहीं मरते, सिर्फ वक्त का इंतजार करते हैं। ऐसे एक मुद्दा है संविधान का अनुच्छेद 370, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा देश से बेवफाई की धमकी दे रही है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। और फिर आपको जम्मू कश्मीर में पांव धरने की जगह नहीं मिलेगी। ये सरकार को बोलना चाहिए, ये हमारे लिए नहीं है, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा। अनुच्छेद 370 पर आर पार, किसका होगा बेड़ा पार? मौजूदा सियासत में ये बेहद अहम सवाल है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, सियासी मुद्दे परवान चढ़ रहे हैं। एक तरफ अनुच्छेद 370 को लेकर बीजेपी वार कर रही है, तो दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती समेत पूरा विपक्ष पलटवार कर रहा है। 3 अप्रैल 2019 यानी बुधवार जम्मू कश्मीर की भी डेडलाइन होगी पूरे मुल्क को कि जो हमारा एक्सेशन है, जिन शर्तों पे अगर उन शर्तों को खत्म करते हैं तो जम्मू कश्मीर का रिश्ता भी मुल्क के साथ खत्म हो जाएगा। 4 अप्रैल 2019 यानी गुरुवार अमित शाह साहब, महबूबा मुफ्ती आपसे कह रही है, जिस दिन आप 370 को खत्म करोगे, आप जम्मू कश्मीर में नाजायज कब्जा करने वाली ताकत बनोगे। लगातार 2 दिन और 2 बयान, दोनों के दोनों धमकाने वाले।
देश को तोड़ने की धमकी देने वाले। सवाल है कि अनुच्छेद 370 को लेकर महबूबा मुफ्ती इतनी हमलावर क्यों हो गई हैं? जवाब है न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ अमित शाह का वो इंटरव्यू, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष ने 2020 तक अनुच्छेद 370 को खत्म करने की बात कही थी। चलिए पहले इंटरव्यू का वो भाग देख लीजिए। 370 और 35A को खत्म करना बीजेपी की मांग रही है। क्या आपको लगता है कि आप उसको इस बार फिर मैनिफेस्टो में लाएंगे? 1950 से भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है। हमारा देश की जनता के प्रति कमिटमेंट है, इसमें हमारा कोई बदल नहीं हुआ है। जहां तक क्यों नहीं हुआ का सवाल है, राज्यसभा में बहुमत नहीं है, मुझे लगता है 20 तक ये भी हो जाएगा। चलिए अब पहले अनुच्छेद 370 के बारे में जान लीजिए। भारतीय संविधान का ये अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में रक्षा, विदेश नीति और संचार मामलों को छोड़कर किसी अन्य मामले से जुड़ा कानून बनाने और लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की परमिशन की जरूरत पड़ती है। विशेष दर्जे की अर्जन के कारण जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 356 लागू नहीं होता। जाहिर है इसी के चलते राष्ट्रपति के पास प्रदेश के कानून को बर्खास्त करने के अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों के पास दोहरी नागरिकता होती है। प्रदेश का अलग से ध्वज होता है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। यही वजह है कि ज्यादातर कश्मीरी अनुच्छेद 370 के साथ है। क्योंकि अभी चुनाव का वक्त है, इसलिए महबूबा हमलावर है और देश को तोड़ने से लेकर खून खराबे तक की धमकी दे रही है। आपके साथ खेलना बंद कर लीजिए। जम्मू कश्मीर का एक एक बुजुर्ग, एक एक नौजवान 370 के लिए अपने खून का आखिरी कतरा देगा। और जिस वक्त आपने उसको हाथ लगाया तो आपको जम्मू कश्मीर के ऊपर जो आपका हक है वो आपके नाजायज कब्जे में तब्दील हो जाएगा। वही बीजेपी एक राष्ट्र और एक कानून की हिमायती है और 2014 की घोषणा पत्र में भी अनुच्छेद 370 को खत्म करने की बात कह चुकी है। लेकिन सवाल है कि अनुच्छेद 370 को हटा पाना कितना संभव। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 से जुड़ी एक अर्जी की सुनवाई में कहा था कि इसे संविधान से हटाने का फैसला सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकती है। 2015 में ही जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा था कि संविधान के भाग 21 में अस्थायी प्रावधान शीर्षक होने के बावजूद अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है। मतलब साफ है कि अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए बीजेपी को न सिर्फ केंद्र में सरकार जरूरी है, बल्कि लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी बहुमत चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो उधर हरियाणा में कांग्रेस परिवर्तन की राह पर है। बीते दिनों परिवर्तन बस यात्रा में सब कांग्रेसी एक साथ नजर आए। इस यात्रा के सहारे कांग्रेस ने देश और प्रदेश में परिवर्तन की बात कही। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई इस यात्रा के बाद कांग्रेस में परिवर्तन हुआ है? हरियाणा कांग्रेस ने कुछ इस अंदाज में अपनी एकजुटता का परिचय दिया। बस में सवार होकर हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने जनता को यकीन दिलाने की कोशिश की कि पार्टी नेताओं में कोई गुटबाजी नहीं है। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में अशोक तंवर ने यह दावा किया कि कांग्रेस में चेहरे अनेक हैं, लेकिन राह और लक्ष्य एक। बस जब हमारा रिपोर्टर चढ़ा तो उसका जो ध्यान सबसे ज्यादा गया वो एक चीज पर गया। अशोक तंवर और हुड्डा साहब बिल्कुल साथ साथ बैठे थे। साथ साथ बैठे ही थे या साथ साथ भी थे? नहीं, सब साथ साथ थे, साथ साथ बैठे भी थे और साथ साथ मिलकर के हम भारतीय जनता पार्टी को और प्रदेश में जो दूसरे दल हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बी और सी और डी टीम के रूप में काम किया, उनको जड़ से उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। वहीं परिवर्तन यात्रा से कुलदीप बिश्नोई के नदारद रहने और राहुल गांधी की मौजूदगी में बस यात्रा में शामिल होने को लेकर अशोक तंवर ने कुछ इस तरह से सफाई दी। बिश्नोई जब ये आपकी रथ चल रहा था या बस चल रही थी तो उसमें नजर नहीं आए, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड किया वहां पे सबसे आगे नजर आए। वो क्या माजरा था? पहले वो साथ नहीं थे, बाद में साथ आए और कुछ कयास ऐसे भी लगाए जा रहे थे कि वो भाजपा में जाने वाले थे, नहीं गए। राहुल गांधी तो उन्होंने पहले ही कहा कि विरोधियों का ये दुष्प्रचार है, भारतीय जनता पार्टी से कोई उनका वास्ता नहीं है, ना कहीं उस तरह की चर्चाएं हुई। और बहुत से लीडर बीच में अपने प्रोग्राम को लेकर नहीं, रथ यात्रा में रहे। वो रथ यात्रा जो यात्रा थी, बस यात्रा थी, परिवर्तन यात्रा थी, वो आए। पूरा कौन सी जगह आए? नहीं, वो आए जगाधरी, यमुनानगर आए।
उसके बाद पूरा दिन साथ रहे। खैर, तंवर साहब के अपने दावे, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। वक्त वक्त पर गुटबाजी का गुब्बार बाहर आता रहा है। ऐसे में देखना यह होगा कि पार्टी की एकजुटता कब तक बनी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। उधर लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए पार्टी ने अपने तमाम राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय नेताओं को प्रचार के लिए मैदान में उतारने के साथ हरियाणा के गायक और कलाकारों से भी प्रचार करवाने का फैसला किया है। इसके लिए हरियाणा के तमाम कलाकार पार्टी प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेताओं से बातचीत भी कर चुके हैं और अब भाजपा कलाकारों के इस्तेमाल की रणनीति भी बना रही है। सपना चौधरी के अभी बीजेपी में शामिल होकर प्रचार करने पर भले ही सस्पेंस बना हुआ हो, लेकिन हरियाणा के कई जाने माने कलाकार जल्द ही हरियाणा में बीजेपी के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। हरियाणा के करीब 2 दर्जन कलाकारों ने हाल ही में चंडीगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला से मुलाकात कर बाकायदा प्रचार के लिए अपनी प्रस्तुति दी है। भारत में हरियाणा मैं खाए लेकर हंडे झोली में भूखा भर के बैठा करते खड़ गए वे लोग पुराने इस बैठक में राजू पंजाबी, देव कुमार देवा, अजय हुड्डा, रामकेश जीवनपुरिया, प्रदीप बुरा, सुशीला अनुकाद्यान, विनु गौड़, पीके राजली, गगन हरियाणवी, बिंदर दनोदा, जैलदार आशीष जोन समेत तमाम कलाकार मौजूद थे। दरअसल बीजेपी ने ये तैयारी कांग्रेस के पीएम पर किए जा रहे हमलों से निपटने के लिए की है। सुभाष बराला के मुताबिक ये लोग प्रधानमंत्री के मन की बात को जनता की भाषा में कहेंगे। ये कलाकार कहते हैं कि हम शुद्ध रूप से एक कलाकार के भाव को व्यक्त करना चाहते हैं हरियाणा की जनता के बीच में जाकर के, और वो ये व्यक्त करना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए ये दोबारा से मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। इसलिए सब इकट्ठा होकर के उनके पक्ष के अंदर कैंपेनिंग करेंगे। प्रदेश में लगातार हरियाणवी गीतों और रागिनी कलाकारों को फैंस की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। पूरे प्रदेश और देश में हरियाणवी लोग अपनी बोली में देसी गानों को खूब पसंद कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी भी इन हरियाणवी कलाकारों की लोकप्रियता को चुनावों में कैच करना चाह रही है। चंडीगढ़ से मनोज कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला ने हिसार से चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया है। वहीं उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा पर भी पलटवार किया है। बराला का कहना है कि दीपेंद्र हुड्डा को अपनी हार दिखाई दे रही है। सुभाष बराला ने यह भी कहा कि ओम प्रकाश चौटाला के जेल से बाहर आने के बाद उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, पार्टी में तो कहीं कोई चर्चा है नहीं, केवल मीडिया की चर्चा है। इस खबर में कहीं कोई सच्चाई नहीं। दीपेंद्र हुड्डा को अब अपनी हार स्पष्ट दिखाई दे रही है, इसलिए कहता है कि सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। हम केवल हरियाणा प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म करके, हरियाणा प्रदेश से परिवारवाद खत्म करके, हरियाणावाद से जो क्षेत्रवाद था, जातिवाद था, वो खत्म करके एक साफ सुथरी व्यवस्था को स्थापित करने में लगे हुए हैं। हमने बेरोजगार नौजवानों को जो नौकरियां इन लोगों के राज में इनकी जेब में रहती थी, ये बांटा करते थे। इनके लोग पैसे ले लेकर नौकरियां देते थे। पहले भी ये लोग जेल से बाहर आए हैं और पहले भी इन लोगों ने चुनाव में प्रचार किया है, चाहे 2014 का चुनाव था या बाद में अभी पिछले कुछ दिनों पहले जिनके उपचुनाव से पहले भी लोग प्रचार करके गए थे। आज किसी के प्रचार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो आज हिसार दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। विजय संकल्प रैली को करेंगे संबोधित। हिसार के कैमरी में होगी विजय संकल्प रैली। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु समेत तमाम दिग्गज नेता वहां पर उनके साथ मौजूद रहेंगे। आज हिसार के दौरे पर
सीएम मनोहर लाल रहने वाले हैं। विजय संकल्प रैली को यहाँ वो संबोधित करेंगे। हिसार के कैमरी में ये विजय संकल्प रैली होगी। इस दौरान उनके साथ वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। तो हिसार में आज सीएम का दौरा है। हिसार में विजय संकल्प रैली को सीएम संबोधित करने वाले हैं। गुरुवार को रोहतक में हरियाणा बीजेपी का मंथन हुआ। इस दौरान लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। इस बैठक में सांसद से लेकर विधायक समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव प्रभारी कलराज मिश्र, प्रभारी अनिल जैन और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने 3 बैठकें ली और चुनाव की तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दिया गया। बैठक में बूथ स्तर के पदाधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक को जिम्मेदारी सौंपी गई। पिछले चुनाव में जिस बूथ पर पार्टी कमजोर रही वहां विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही बूथ पदाधिकारी से लेकर मंत्री और सांसद तक की जवाबदेही इस बार तय की गई है। हर लोकसभा क्षेत्र के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई है। बैठक के दौरान हरियाणा बीजेपी के प्रभारी अनिल जैन ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल भी उठाए हैं। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा पर अनिल जैन ने कहा कि सभी नामों पर मंथन चल रहा है और जल्द ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। इसके अलावा अनिल जैन ने यह दावा किया है कि हरियाणा का कोई भी माइका लाल नहीं है जिससे बीजेपी से टिकट ना मांगी हो। ऐसा माइका लाल नहीं है हरियाणा में जिसने मुझे संपर्क नहीं किया हो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनने के लिए। तो आप क्या बात कर रहे हो? प्रत्याशी तो हमारे पास कतार है। कोई भी ऐसा माइका लाल नहीं है हरियाणा में जिसने मुझे संपर्क नहीं किया हो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनने के लिए। तो आप क्या बात कर रहे हो? प्रत्याशी तो हमारे पास। तो बीजेपी के बाद बात इनेलो की। इंडियन नेशनल लोकदल को लगातार हरियाणा में झटके लग रहे हैं। उनके नेता दूसरी पार्टियों की तरफ अब रुख करने लग गए हैं। अब अंबाला से इनेलो की टिकट के दावेदारों में से एक मक्खन सिंह लबाना का मोह भी इनेलो से भंग हो गया है और वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लबाना इनेलो को बाय बाय तो कुछ दिन पहले ही कहकर बीजेपी में आ गए थे, लेकिन गुरुवार को उन्होंने विधिवत रूप से बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर, राज्य मंत्री नायब सैनी, सांसद रतन लाल कटारिया और विधायक असीम गोयल भी मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी में लोगों का विश्वास बढ़ा है। इनेलो में पारिवारिक लड़ाई है और वहां कोई भी अब रहना नहीं चाहता। मक्खन सिंह जी का काफी नाम है और आसपास के एरिया में भी काफी नाम है, जो पास ही साथ लगती कुशतर लोकसभा है उसमें भी काफी नाम है इनका। तो निश्चित तौर से पार्टी को बड़ा लाभ मिलेगा और आज उनके नेतृत्व में काफी बड़ी संख्या में आसपास के सरपंचों ने, जिला परिषद के मेंबर ने और दूसरे लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है। तो निश्चित तौर से उससे काफी लाभ होगा पार्टी को।